नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यूज। आपको पता होगा कि पर्यावरण प्रदूषण और इससे पहले वन जीव संरक्षण के बारे में हम लोगों ने वीडियो बनाई है, जो कि मूल विधि का टॉपिक है, यूपीएसआई में आएगा। तो उसके रिगार्डिंग जो दोनों वीडियोस मैंने बनाई है उस वीडियोस को जाके पहले देखिएगा। यदि आपने उस वीडियोस को नहीं देखेंगे तो ये टॉपिक जो है वो आपको सिर्फ रटना पड़ेगा, और वहाँ से अगर आप उसको रट लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। कहा गया है कि पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है, ऑप्शन आपके सामने है। ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभव है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि ऐसा द्रव जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या क्षतिकर होना संभाव्य है। तीसरा, ऐसा गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। और चौथा, उपरोक्त सभी पर्यावरण प्रदूषक हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितने भी पर्यावरण प्रदूषक के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, कल हम लोगों ने बात भी करी थी कि क्या होते हैं प्रदूषक, क्या होते हैं पर्यावरण प्रदूषण। प्रदूषक वो पदार्थ होते हैं जो केमिकल जैसे हैं, जो आपके पर्यावरण के अंदर मिल रहे हैं, पर्यावरण के अंदर मिलकर उस पूरे पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं। तो पर्यावरण वो कहलाता है पर्यावरण प्रदूषण, और वो पदार्थ हैं उनको कहा जाता है पर्यावरण प्रदूषक। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो डी विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण में ठोस, द्रव तथा गैस प्रदूषण सभी सम्मिलित होते हैं, क्योंकि भूमि, जल तथा वायु तीनों ही पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। अतः विकल्प इसका डी सही होगा, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर दूसरे पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये कहता है कि पर्यावरण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है। क्या परिभाषित है, 2A, 2B, 2C, 2D। अब देखिए ऑप्शन तो आपको दिख गया कि इसका 2A बिल्कुल सही है। ये क्या है, पर्यावरण अधिनियम की धारा की परिभाषा है। मैंने आपसे कल कहा था कि मैक्सिमम जितने भी अभी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, चाहे आईटी अधिनियम पढ़ें, चाहे पर्यावरण प्रदूषण हम लोगों ने पढ़ा, यातायात अधिनियम पढ़ा, यहाँ पे जो धारा 2 है, वो मोस्टली आपकी परिभाषा से संबंधित है। ठीक है, धारा 2 के का के अंतर्गत पर्यावरण के बारे में, लेकिन 2 के बा के अंतर्गत क्या है, 2 के बा के अंतर्गत है पर्यावरण प्रदूषक के बारे में। ठीक है, और उसके बाद में 2 के सी यानी कि 2 का जो गा पार्ट है उसके अंदर क्या, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, और 2 के डी में क्या है, हैंडलिंग के बारे में। देखिए मैंने आपको सारे यहाँ पे बता दिए हैं। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो यहाँ पर आप अपने मन से ही रिकॉल कर पा रहे होंगे। अगर यदि नहीं देखी होगी तो आपको सिर्फ ऑप्शन को रटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो ए है। आइए देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण अधिनियम 1986 की जो धारा है वो 2 है में का में परिभाषित किया गया है कि इसके अनुसार पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु तथा भूमि तथा जल, भूमि और वायु तथा मानवीय प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु तथा संपत्ति में उनके बीच विद्यमान अंतर संबंधी सम्मिलित है। ठीक है ना, आते तीसरे के अंदर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं। देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंदर सदस्यों की संख्या होती है तो आपकी 16, मतलब एक चेयरमैन और प्लस एक 16 सदस्य होते हैं। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। और मैं आपसे ये भी बता दूं या कि पर्यावरण के अंतर्गत जो केंद्र सरकार होती है वही केंद्रीय चिड़ियाघरों को भी स्थापित करने का कार्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं चौथा की तरफ। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, आइए जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक चेयरमैन होगा तथा 16 अन्य सदस्य होते हैं। कुल 17 लोग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने होते हैं तो 17। अगर पूछा जाए कि अगर अन्य सदस्य कितने होते हैं 16, टोटल कितने होते हैं 17, और उसमें कितने क्या होते हैं तो एक चेयरमैन होता है, 16 अन्य सदस्य होते हैं। बोर्ड की जो स्थापना है वो 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत की गई थी। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखिए ये पॉलिटी से संबंधित है, इंडियन पॉलिटी का भी एक प्रश्न बन जाता है और ये मूल विधि में तो बनता ही बनता है। तो पहला जो इसमें ये जो चौथे नंबर का प्रश्न है वो क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण के बारे में उपबंध किया गया है। पहला 42वां संविधान संशोधन के बारे में। ठीक है, फिर है आपका 44वां संविधान संशोधन के बारे में, संविधान में 54वां और संविधान में 43वां। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है आपका 42वां संविधान संशोधन 1974 के बारे में। ठीक है,
देखते हैं। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में, माफ़ करिएगा, इन दोनों को जोड़ दिया करिए, 4 और 2 को जोड़ देंगे तो ये जो डिजिट आएगी ना, वहीं से पता चल जाता है कि 42 है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। द्वारा पर्यावरण के लिए उपबंध किया गया है कि संविधान में अनुच्छेद 48 का कार्य, जो कि किसमें, नीति निर्देशक तत्व में, नीति निर्देशक तत्व किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं भाग 4 के अंतर्गत, जो राज्य का पर्यावरण के संबंध में दायित्व निर्धारित करते हैं, तथा अनुच्छेद 51 का जोड़कर खंड 6 के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं। देखिए, मैं आपको इसके साथ बहुत एडिशनल चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों को अपने आप को रोक के रखता हूँ, जो सिर्फ इसमें स्पेसिफिक है वही मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, आते हैं छत्रधारी कानून। छत्रधारी कानून का मतलब होता है दोस्त अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि एक ही कानून के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को समाहित कर लेना। जैसे पहला है, इसको ऑप्शन क्या है, कह रहे किसे कहते हैं। ऑप्शन है कि राष्ट्रीय हरित अभिकरण अधिनियम 2010 को कहेंगे, जैव विविधता अधिनियम को कहेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को कहेंगे, या वन संरक्षण अधिनियम 1927 को कहेंगे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, 1986 को बोलेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। देखिए, पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है वो 1986 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया है। भोपाल गैस त्रासदी, मैंने आपसे उस दिन बताया था कि पर्यावरण वाला जब मैं वीडियो पढ़ा रहा था, उस वीडियो में मैंने जब बताया था, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जो समझौता था, उस समझौते के तो स्टॉकहोम समझौता जो कि स्वीडन में था 1972 में, उसके समझौते के तो हम लोग साझेदार थे। लेकिन जब भोपाल गैस त्रासदी हुई 1984 में, तब उसके बाद से हम लोगों की आंखें खुली, सरकार की आंखें खुली, और उसने तरह तरह के जो सेंसस लगाने चालू कर दिए पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी के जो पश्चात जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण तथा अधिनियम, और ऐसे ही अनेक अधिनियमों, राज्य सरकार केंद्र सरकार की गतिविधियों में समन्वय के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 एक समग्र तथा एक व्यापक उपबंध देता है। इसे छत्रधारी कानून या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण से संबंधित पूर्ण दायित्व का जो सिद्धांत है वो किस देश से लिया गया है। वो देश है भारत। देखिए, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जो पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ें हुई हैं वो भारत के अंदर बहुत ही बढ़ चढ़ के लिया गया। आपको पता ही है कि पर्यावरण के लिए हम लोग प्रत्येक पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसकी अलग अलग थीम होती है। हम लोगों का जो इसके थीम के अकॉर्डिंग हम लोग उस साल को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो चीज़ सेंसस है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे देशों में इतना नहीं है। तो भारत में क्या है कि आप देखेंगे कि संबंधित पूर्ण दायित्व का सिद्धांत है, ठीक है, भारत के अंदर। इसके अंदर थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारत में जो पर्यावरण तथा पर्यावरण विधि के उल्लंघन पर दंडित तथा सिविल दोनों दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। पर्यावरण के संबंध में भारत में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लागू किया जाता है। संकटकारी पदार्थों के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्तियों या संस्थानों का दायित्व निर्धारण तथा मुआवजे की राशि का निर्धारण कठोर दायित्व के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि पर्यावरण को जो भी नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, चाहे संकटकारी पदार्थ उसमें मिलाएगा या किसी टाइप से उसको काटेगा, तो उसके ऊपर बहुत ही जो सख्त कानून बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या होता है। तो देखिए, उसमें पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। सबसे पहला कारण तो यही हो सकता है कि असंगति औद्योगिकरण, मतलब कोई भी रूल्स रेगुलेशन नियम कायदे कानून नहीं है और एक असंगत तरीके से औद्योगिकरण हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, ये तो आपको पता ही है। आधुनिक प्रौद्योगिकी हो गया, उपयुक्त सभी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए, कुछ सेंस भी लगाइए कि जनसंख्या जो वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत आप देखेंगे कि लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही, तो हम शहरों से गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे जो मकान हैं, जो हमारे चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, हम लोग शहरों से गांव की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ पर जाके अपने घरों को बसा रहे हैं। तो हमने पर्यावरण को क्या किया है, बहुत ही ज़्यादा क्षति दी है। दोस्त, चलिए बढ़ते हैं दोस्त हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण के कारणों में असंगत औद्योगिकरण, ये जैसे मैंने आपको बताया, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि दर, ये भी मैंने आपको बताया, आधुनिक प्रौद्योगिकी, वैश्वीकरण, कृषि
कृषि गतिविधियां इत्यादि हैं। और इसमें स्पष्ट होता है कि विकल्प में दिए गए चारों कारण सही हैं। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि थोड़ा मैं छोटा इसको कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिख जाएं। इसमें लिखा गया है कि ऐसा पदार्थ या निर्मित जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों का हथलाने के कारण मानवों, अन्य जीवित प्राणी, पादपों, सूक्ष्म जीव संबंधी संपत्ति या पर्यावरण पर की अपहानि कारित कर सकती है, क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं परिसंकटमय पदार्थ। ठीक है, इसका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, परिसंकटमय पदार्थ कहलाता है। देखिए, मैंने आपको कल ये भी बताया था, कल जिन्होंने वीडियो देखी है इससे पहले वाली पर्यावरण संरक्षण वाली और उसके साथ में वन्य जीव संरक्षण वाली, उन्हें तो ये वीडियो का जो MCQs है बड़ी मज़ा आ रही होगी सॉल्व करने में। और जिन्होंने नहीं देखी है वो उनको सिर्फ रटना पड़ेगा। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप टेलीग्राम में हैं तो टेलीग्राम पे भी हमारा जो इस वीडियो की लिंक डाल दी जाती है। ठीक है, प्रीमियर करके डाल दी जाती है ताकि आपको अवगत कराया जा सके कि हमारी वीडियो 5 बजे आने वाली है, शाम 5 बजे आती है। और अगर आप चैनल में सब्सक्राइब किया होगा तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा होगा। उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि UPSI में ऐसे मैं टॉपिक करा रहा हूँ जहाँ से 1 नंबर तो पक्के आने ही आने। ठीक है, तो इसमें देखिए यही है कि पर्यावरण के बारे में ये बताया गया है कि परिसंकटमय पदार्थ कहा जाता है। परिसंकटमय पदार्थ की जो परिभाषा है वो पर्यावरण संरक्षण निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2 के अंगा में दी गई है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषक परिभाषित, अभी मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था, दूसरे प्रश्न में मैंने बताया था सबके बारे में। तो पर्यावरण प्रदूषक क्या है? पर्यावरण प्रदूषक किसके अंतर्गत आएगा? 2 के खा में आएगा। 2 के का के अंतर्गत क्या आता है? परिभाषा आती है। 2 के खा के अंदर पर्यावरण प्रदूषक आता है। 2 के गा के अंतर्गत क्या आता है? गा के अंतर्गत आता है पर्यावरण प्रदूषण। और 2 के जो डा है, डी है जो, तो उसमें आता है हथलाने के बारे में। ठीक है ना, 2 के घा के अंतर्गत हथलाने। तो देखिए बिल्कुल इसका सही विकल्प क्या हो गया? बी इसका राइट विकल्प हो गया। पर्यावरण प्रदूषक पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 2 के खा में परिभाषित किया गया। परिभाषा के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक से तात्पर्य किसी ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ के ऐसे सांद्रता में उपस्थित है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद हो सकता है, जिसका हानिप्रद होना संभव है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की उद्देशिका के अनुसार इसका उद्देश्य है, क्या है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करना तथा पर्यावरण संरक्षण पर सामान्य विधान तैयार करना। दूसरा है मानव, जीवों, वनस्पतियों, परिसंकटमय को संपत्ति को परिसंकट से बचाना। पर्यावरण का संरक्षण करना तथा उसमें सुधार करना। या डी है उपयुक्त सभी। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका डी। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था वो 1986 को आया। उद्देशिका के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त सभी उद्देश्य अधिनियम समाहित हैं। और आपको मैं इतनी बार इसको पढ़ा दूंगा ना कि आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल टिप पे याद हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किसी पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण करना, अभिक्रियान्वयन करना, पैकेजिंग करना, भंडारणकरण करना, परिवहन करना, उपयोग करना, संग्रहण करना, विनाश करना, संपरिवर्तन करना, विक्रय के लिए प्रस्थापना करना, अंतरण या वैसी ही सक्रियाएं करना, तो उसको क्या बोलते हैं? हथलाना बोलते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये किस धारा के अंतर्गत है? कमेंट में मुझे लिख के बताइए। मैंने तो आपको 10 बार बता दिया है, तो मुझे कमेंट में ज़रा लिख के बताइए। मैं इसको बताऊंगा आपको सबसे वीडियो के लास्ट पे। ठीक है, अब देखिए, अब पता ही चल गया होगा कि पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है 1986 धारा 2 के घा में है। इसको बोलते हैं हथलाने की परिभाषा दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस तिथि को प्रवर्तित हुआ था। तो ये हुआ था आपका बी मतलब 19 नवंबर 1986 को हुआ था। पर्यावरण अधिनियम 19 नवंबर 1986 से प्रभावी हुआ। अधिनियम की राष्ट्रपति की सहमति 23 मई 1986 को प्राप्त हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तार है, कहाँ पर है? आपको बताना है संपूर्ण भारत के अंदर। देखिए, मैं आपसे विनम्र निवेदन है मेरा कि ये जो MCQs चल रहे हैं, इस MCQs का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उस ऑप्शन को मत देखिए आप, क्योंकि मुझसे ऑप्शन हाइड नहीं हो पाते कभी कभी। ठीक है, तो आपने जब पढ़ा होगा तो आपका प्रश्न देखते ही आपका दिमाग तुरंत रिएक्ट करेगा, तो वैसे रिएक्ट करिए। और फिर आपको लगता है अगर गलत हो तो इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिए। ठीक है, आइए नीचे इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 1 की उपधारा 2 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत राज्य में संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक पर्यावरण आदि की प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने को मूल कर्तव्यों के रूप में विहित किया गया है? तो वो है आपका 51 का छा पाठ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि अनुच्छेद 51 का के छा ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? मूल कर्तव्य के अंतर्गत आएंगे। कहाँ से लिए गए मूल कर्तव्य? आपको पता ही है, रसिया से लिए गए हैं। आपसे पूछा है मूल कर्तव्य कितने थे, कितने हो गए, ये सब पॉलिटी में हम लोग सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का के छा ये कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी एवं वन्य जीव रक्षा करना तथा उसका संवर्धन करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य होगा। आते हैं हम लोग 15 नंबर के प्रश्न के ऊपर। 15 नंबर का जो प्रश्न है वो ये कहता है कि पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति किसमें निहित है? वो है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अनुसार पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने हेतु उसी सभी आवश्यक उपाय करने की जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको पता ही, अभी मैंने बताया 48 का। ठीक है, और ये 48 का किस में आएगा? नीति निर्देशक तत्व में आएगा। देखिए इसके बारे में पूरा इसमें डिटेल लिखा हुआ, मैं पढ़ देता हूँ। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 48 का राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 48 का के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा तथा उसमें सुधार करने और वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है 17 नंबर का। ये कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल है आपकी 4 अध्याय हैं, 26 धाराएं हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है और इनको याद ही रखा जाता है। यही सारी चीज़ इसके अंतर्गत बोली गई है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल 4 धाराएं हैं और कुल, माफ़ कीजिएगा, 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषक किस रूप में हो सकता है? प्रदूषक की बात हो रही है तो प्रदूषक हो सकता है आपका सभी रूप में, ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है। ठीक है, अब किस धारा के अंतर्गत है इसको देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषक का अधिनियम है धारा 2 की खा में पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा दी गई, जिसके अनुसार पर्यावरण प्रदूषक ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूपों में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंतर्गत आते हैं और देखते हैं हम लोग। तो कहा गया है कि जो कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियम या निकाले गए आदेश या दिए गए निर्देशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा, उल्लंघन करेगा, तो वो ऐसी प्रत्येक असफलता का उल्लंघन के संबंध में दंडनीय होगा। कितने रुपए का दंड होगा? क्या 5 साल का कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना, 7 वर्ष का कारावास, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों? 5 वर्ष का कारावास, 1 लाख रुपये तक जुर्माना, या दोनों? 10 वर्ष का कारावास या 5 लाख रुपये तक जुर्माना, दोनों। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका 5 वर्ष का कारावास, 1 लाख रुपये जुर्माना, या बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध है तो दोनों भी लिया जा सकता है आपसे। इसके बारे में देखिए पूरा डिटेल लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ इसको ताकि आपको चीज़ें बहुत ईजिली से समझ में आ जाए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के अनुसार कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंध या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेश या दिए गए निर्देशों में से किसी एक का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में 5 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। जहां उल्लंघन या सफलता जारी रहती है वहां अतिरिक्त जुर्माना जो 5,000 रुपये प्रतिदिन का होगा से भी दंडित किया जाएगा। उपधारा 2 के अंतर्गत इस बात का जिक्र करते हैं कि यदि उल्लंघन 1 वर्ष की अवधि के बाद भी जारी रहता है तो कारावास की अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया था? तो वो किया गया था स्टॉकहोम के बारे में। मैंने अभी आपको बताया स्टॉकहोम समझौता 1972 में हुआ था। और वो क्यों पर्यावरण अधिनियम 1986 में आया? क्योंकि 1986 से पहले क्या पड़ेगा आपको, देखिए 1986 से पहले पड़ेगा 1984, और 84 में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, और वहीं के बाद से भी पर्यावरण अधिनियम 1986 पारित किया गया। ठीक है, देखिए जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय पर्यावरण पर सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक विनिश्चय किए गए थे। भारत इस सम्मेलन में शामिल हुआ था।
तथा सम्मेलन में हुए विनिश्चयों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को यथार्थ रूप देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर में कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब पारित हुआ, तो वो हुआ था 23 मई 1986 को। अब देखते हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 23 मई 1986 को प्राप्त थी। इसी तिथि को अधिनियमित तिथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में केंद्र सरकार की साधारण शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है, तो वो किया गया धारा 3 से 6 के अंतर्गत। देखिए, 3 से 6 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था क्या क्या धाराएं अभी देखेंगे हम लोग। धारा 2 के अंतर्गत देखिए, अध्याय 2 में धारा 3 से 6 है, ठीक है। उसमें केंद्र सरकार के साधारण शक्तियों का प्रावधान है, जिसमें अधिकारियों की नियुक्ति बताई गई है, शक्तियाँ बताई गई है, निर्देश देने की शक्ति के आदि के बारे में इसका बखान किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो पर्यावरण प्रयोगशाला को स्थापित करने की शक्ति किसे दी गई है, तो ये है केंद्र सरकार के अंतर्गत। या हम लोगों ने बात ही करी थी इससे पिछली वीडियो में कि केंद्र सरकार के अंतर्गत है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12 के अधीन केंद्र सरकार को पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं में स्थापित करने की शक्ति के बारे में दिया गया है। और ये भी मैंने आपसे बताया था कि जो प्रयोगशाला है उसमें जो रिक्रूटमेंट होगा वो भी केंद्र सरकार ही करती है, ठीक है। अब आते हैं अपराधों का संज्ञान किस धारा में वर्णित किया गया है, तो वो है आपकी धारा 19, अपराधों का संज्ञान लेना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 19 में संज्ञान या जिसको कॉग्निजेंस बोलते हैं ना, अपराधों का संज्ञान परिवाद पर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के अंतर्गत देखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू होगा, किस में होगा, ये होगा आपका जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पे। लेकिन अब आपको 31 अक्टूबर, ध्यान लिख लीजिएगा, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पे भी लागू होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य पे भी लागू होगा, जो जितने भी नियम है वो सब लागू होंगे। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 1 में अधिनियम का विस्तार तथा प्रारंभ के बारे में बताया गया है। यह अधिनियम संपूर्ण, अब यहाँ पे लिख सकते हैं यह अधिनियम जो है ना वो संपूर्ण भारत के अंतर्गत है, तो इसको हटा सकते हैं। यह अधिनियम संपूर्ण भारत पे लागू हो गया है और ये जम्मू कश्मीर में अब हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर में भी लग गया है 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में प्राणी शब्द को परिभाषित किया गया है, तो वो है आपका बी ऑप्शन, 2 की उपधारा 1 के अंतर्गत। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो धारा है वो 2 के 1 में प्राणी अथवा पशु शब्द को परिभाषित किया गया, मैंने आपको बताई था। परिभाषा इस प्रकार है कि प्राणी या पशु में स्तनधारी, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, उभयचर जंतु, मछली, बिना रीढ़ वाले सम्मिलित होते हैं। इसमें अनेक बच्चे और अंडे भी सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। प्राणी के अंतर्गत क्या आता है, प्राणी के अंतर्गत आता है, सबसे पहला आता है स्तन अंडे आते हैं, बिल्कुल सही बात है। पक्षी और मत्स्य आते हैं, बिल्कुल सही बात है। सरीसृप आते हैं और जल स्थल पर आते हैं, भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, उपरोक्त डी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, हम लोग इसी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें किन धाराओं के बारे में जिक्र किया गया है। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो धारा 2 के 1 में प्राणी को परिभाषित किया गया, जिसमें स्तनी, अंडे, पक्षी, मत्स्य, सरीसृप, जल स्थल जल, रेंगने वाले जंतु, उभयचर जंतु, मछली, बिना रीढ़ वाले प्राणी और उनके बच्चे भी सम्मिलित हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के अंतर्गत। 28 में कहा गया है कि निवास स्थान, जिसको बोलते हैं हैबिटेट, के अंतर्गत क्या आएगा, क्या है हैबिटेट। निवास स्थान तो मनुष्य का भी होता है, तो उसके बारे में तो एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ है कि भूमि जो किसी वन्य प्राणी को प्राकृतिक निवास है। बी, वनस्पति स्थल जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका थर्ड, भूमि जल वनस्पति स्थल जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास है, या इसका सी विकल्प, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है कि भूमि जल वनस्पति स्थल जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास है, वही हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 की उपधारा 15 में
2 की उपधारा 15 में निवास स्थान के को परिभाषित किया गया है। ठीक है, जो इस प्रकार है कि निवास स्थान में भूमि, जल और अथवा वनस्पति स्थान शामिल है जो किसी वन्य जीव का प्राकृतिक निवास भी है। अब देखिए आते हैं पशुधन के बारे में। मैंने आपसे पशुधन बताया था कल कि एक गांव का जो व्यक्ति होता है उसके लिए उसके पशु उसके पशुधन है, क्योंकि वो उन्हीं से दूध करता है और उन्हीं के दूध को बेचता है, उससे उसकी इनकम होती है और बड़ा उद्योग भी चलाता है अगर ज़्यादा उसने पशुओं को पाल रखा है। तो देखिए पशुधन क्या है। पशुधन के बारे में कहा गया है कि पालतू पशु, कृषि के उपयोग आने वाले पशु, जंगली पशु या उपयुक्त सभी। तो नहीं, तो भाई जो कृषि के उपयोग आने वाले जो पशु हैं सिर्फ उन्हीं पशुओं को क्या बोला जाएगा, उन्हीं पशुओं को बोला जाएगा आपका पशुधन। ठीक है ना। अब देखिए पशुधन के बारे में बताया गया है। पशुधन के बारे में बताया गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 की उपधारा 18 के काम में पशुधन को परिभाषित किया गया है। पशुधन से तात्पर्य ऐसे पशुओं से हैं जो कृषि में काम आते हैं और इसके अंतर्गत भैंस, सांड, बैल, ऊंट, गाय, गधा, बकरी, भेड़, घोड़े, खच्चर, याक, सुअर, बत्तख, हंस और मुर्गी, ठीक है ना, और उनके बच्चे भी सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 30 है कि वन जीव जिसको वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आते हैं। क्या है वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत? भूमि, वनस्पति, प्राणी जो कि किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है। बी ऑप्शन है कि जलीय प्राणी जो कि किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है। सी है ऐसे प्राणी जो केवल जंगलों में रहते हैं और डी है ए और बी दोनों बिल्कुल सही विकल्प है। तो देखिए इसका जो विकल्प हो जाएगा डी, ए और बी दोनों सही है। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं इसके बारे में। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 की उपधारा 37 में वन्य जीव को परिभाषित किया गया। इसके अनुसार कोई पशु, जंगली जंतु अथवा भूमि, वनस्पति, प्राणी जो कि किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है वन्य जीव है। क्वेश्चन नंबर 31। आपको लग रहा होगा ये सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं और समझा नहीं रहे। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा। देखिए आपको ये कोई बहुत टाइम से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, ये सिर्फ स्पेसिफिक एग्जाम पे ही पढ़ा जाता है। मूल विधि यूपी पीसीएस जे में आती है या यूपीएसआई में आती है, ना तो ये लेखपाल में आती है ना ही आपके कांस्टेबल में आती है, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आती। तो इसलिए आपको यहीं पे इसको रटना पड़ेगा और बिल्कुल रट के जब इसको 5-6 बार आप देखेंगे वीडियो को तो आपको बिल्कुल रट जाएगी, टॉप पर आ जाएगी। ठीक है, और डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि वन जीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति की जाती है तो कौन करता है। अभी हम लोगों ने बात कही थी कि जितनी भी प्रयोगशालाएं हैं उनके भी जो बनाने का काम है केंद्र सरकार करती है, और जो वन्य जीव परिरक्षण निदेशक है उनको भी जो नियुक्ति उनका अपॉइंटमेंट करती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है ना। इसके आगे देखेंगे हम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन ज़रा देखते हैं हम लोग। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या इसका है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 3 में निदेशक एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है और इसके अनुसार वन्य जीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। कहा गया 32 के अंतर्गत कि निम्नलिखित में से कौन धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन इसका देखेंगे। पहला है मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक, वन प्राणी अभिरक्षक, अवैतनिक वन्य जीव रक्षण या उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। देखते हैं इसके वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 4 में मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित की नियुक्ति कर सकती है। पहली नियुक्ति होती है मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक, दूसरी है वन्य जीव अभिरक्षक, तीसरा अवैतनिक वन्य जीव अभिरक्षक और चौथी है ऐसा अन्य अधिकारी और कर्मचारी जो आवश्यक हो। ठीक है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में संसद के 3 सदस्य होते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5 के काम में वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय परिषद का गठन संबंधी प्रावधान है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में संसद के 3 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है। वन जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 38 के ठा में राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है।
केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम का गठन करेगी। अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने इतने क्वेश्चंस हैं, इनको कराने का मेरा मेन मकसद यही है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं और आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसके बाद में आप इसको एमसीक्यूज़ को आराम से कर सकें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वो आपके फ़ायदे के लिए है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें हम लोग एमसीक्यूज़ कराते हैं, वीडियोज़ के लिंक डालते हैं और एक जगह किसी भी एक चैनल को पकड़ के चलिए, लेकिन उस चैनल के अंतर्गत जितनी भी सारी चीज़ें दी जा रही हैं उसको रखिए। क्योंकि यदि आप अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि किसी टीचर का कोई अंदाज़ है समझाने का, किसी टीचर का कोई अंदाज़ है समझाने का, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।